नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में इतिहास में आधुनिक काल के प्रारंभ में किसानों और आदिवासियों के जो आंदोलन हुए थे उन आंदोलन के कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश था और है। मानव ने जब से अपना जीवन यापन करना शुरू किया तो उसने एक कृषि से कारोबार शुरू किया। किसान वर्ग का उदय हुआ। भारत के जंगलों से फल फूल इकट्ठा करने वाले प्राचीन आदिम जनसमूह आदिवासी जाने जाते थे और भारत की एक बड़ी आबादी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग व आदिवासी वर्ग से जुड़ी हुई मानी जाती थी। मध्यकाल में हम सल्तनत काल, मुगल काल की बात करें, उस काल में भी राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्व कर था। आधुनिक काल में भी राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा राजस्व कर माना जाता था और वह कृषि करने वाले कृषकों से वसूल किया जाता था। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों ने सिर्फ अपने मुनाफे पर ध्यान दिया, सिर्फ अपने राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया। किसानों की और आदिवासियों की दयनीय दशा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद किसानों और आदिवासियों का शोषण और भी शुरू हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में हिंदू शासकों का शासन था और हिंदू राजा, जमींदार, ठाकुर, जोतदार विपरीत परिस्थितियों में किसानों की मदद करते थे। किसानों के घर में आवश्यकता पड़ने पर विपरीत परिस्थितियों में साथ देते थे, इसलिए उनके संबंध थोड़े मित्रतापूर्ण थे। लेकिन कंपनी के आगमन के बाद कंपनी का मात्र उद्देश्य अपना व्यापार बढ़ाना, कृषि से अधिक अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कच्चा माल प्राप्त करना और मोटा राजस्व प्राप्त करना। इस कारण उन्होंने किसानों और आदिवासियों के हितों की अवहेलना करनी शुरू कर दी और तरह तरह के नए नियमों के माध्यम से किसान वर्ग और आदिवासी वर्ग से कर वसूला जाने लगा था।
भारत का किसान उस समय अपनी पीड़ा से, दुख से पीड़ित था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, प्राकृतिक पीड़ाएं किसान झेलता था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। कृत्रिम सिंचाई के साधनों का विकास नहीं था। ऐसी बदहाल स्थिति में जब कभी अच्छी बारिश नहीं होती, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, तो भी अंग्रेज किसानों से कर वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को कभी रियायत नहीं दी। उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। भारत का किसान लंबे समय तक ये सहन करता रहा, लेकिन आखिर में जब अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि कार्य करने के बावजूद किसान के पास खाने लायक 2 वक्त की रोटी भी नहीं रहती थी, तब किसान ने आंदोलन का रास्ता अपनाया था। कवि सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां वे आंखें, जिसमें दर्शाया गया कि किसान का भरा भरा परिवार है, अच्छी कृषि कर रहे हैं, लेकिन एक बार अकाल पड़ गया, उत्पादन नहीं हुआ। अंग्रेजों के कारकुन अधिकारी आए, किसान को पीट पीट कर मार दिया, घर में जो सामान था उठा के ले गए, पुत्र मारा गया, बैलों की जोड़ी कुर्क हो गई और किसान का भरा पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से किसान पीड़ित हो गया था और किसान को लगा कि अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और किसानों ने आंदोलन है वो शुरू किए थे। आज हम पढ़ते हैं कि भारत में किसान आंदोलन के क्या क्या कारण थे, क्यों किए गए थे। तो इसका पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्व लगान वसूल करने की नई नई प्रणालियां शुरू की थी। भारतीय किसान उस समय बड़ी ही अस्त व्यस्त व्यवस्था में रह रहा था, जिसकी लगान पद्धति बड़ी कठोर और दमनात्मक थी। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, जिसमें किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया था और उन्हें अपने ही घर में किराएदार बनाकर रख दिया गया था। अंग्रेजों ने किसानों पर रेतबाड़ी बंदोबस्त, महालबाड़ी बंदोबस्त जैसे कई नियम लागू किए थे, और इन नियमों के कारण भारत का किसान शोषित व पीड़ित हो रहा था। इन नियमों का एक ही उद्देश्य था कि कंपनी का राजस्व बढ़ाना
कंपनी के अधिकारी किसानों से अवैध वसूली भी करते थे। इसके अलावा कृषि कर के साथ साथ पथ कर, मेला खर्च कर, जमींदार के घर में विवाह होने पर किसान से कर लेते थे। जमींदार के डाक पर आने वाला खर्च, लगान की रसीद पर आने वाला खर्च, जमींदार के दरबार में बैठने की अनुमति देने का खर्च आदि कई प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। किसान की हालत खराब थी। वह ऋण से ग्रस्त था। किसानों के पास जमीन के मालिकाना हक नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन नए नियमों का किसानों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा और मजबूर में किसानों ने आंदोलन की राह को पकड़ लिया। दूसरा कारण है कृषि पर बढ़ता बोझ। अंग्रेजी शासन का सबसे घातक प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा। अंग्रेज सरकार का ध्यान भारत से अधिक लगान वसूल करने का था। ब्रिटिश सरकार के लगान, जमींदारों के जमीन के किराए और साहूकारों के सूद की तीन तरफ मार से किसान शीघ्र ही भूमिहीन खेत मजदूर में बदल गए थे। किसानों के पास दो वक्त की रोटी नहीं थी। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी किसानों पर जमींदारों का, अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा था। किसान त्रस्त था। कृषि पैदावार घट रही थी और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों ने शांति प्रिय किसान को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया था। तीसरा कारण है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन। खेती और किसानों की दुर्गति करने के लिए ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति ही नहीं अपितु औद्योगिक नीति भी जिम्मेदार थी। 1813 ईस्वी के बाद भारत ब्रिटिश पूंजीपतियों की मंडी बन गया था और उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण का काल शुरू हुआ था और उस औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल के रूप में व्यापारिक फसलों की मांग बढ़ रही थी। इसलिए भारत में ब्रिटिश सरकार किसानों से जबरदस्ती व्यापारिक फसलें पैदा करवा रही थी। नील जैसी व्यापारिक फसल की कृषि से किसानों के खेत बंजर होते जा रहे थे। इसके अलावा किसानों से जूट,
कपास, अफीम, चाय जैसी नकदी व व्यापारिक फसलों की कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। किसान बड़ी मेहनत से फसलें उत्पादन करता, अंत में कंपनी के अधिकारी बहुत कम मुनाफे में उनको खरीदते थे। इससे किसानों पर भार बढ़ने लगा। बार बार अकाल पड़ने के दौरान खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई। किसानों के पास खाने के लिए खाद्यान्न फसलें नहीं थी। फिर भी मेरे देश के किसान से खाद्यान्न फसलें बुआई नहीं करवाई जाती थी। उन्हें केवल और केवल व्यापारिक फसलें बोने के लिए पाबंद किया जाता था। इस कारण किसान ने विद्रोह किया। अगला कारण है भूमि का विखंडीकरण। जैसा कि अंग्रेजों की आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के कारण हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए थे और इन उद्योगों में लगे कारीगर बेरोजगार हो गए थे और बेचारे बेरोजगार किसानों कारीगरों ने गांवों की ओर पलायन किया और अपनी थोड़ी बहुत पूंजी से जमीन खरीदकर खेती करने लगे। भूमि तो सीमित थी, अतः भूमि का विखंडीकरण शुरू हो गया। किसान अपनी जमीन के टुकड़े इन कारीगरों को बेचने लगे। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ भी किसानों की कृषि भूमि का बंटवारा होने लगा था। फलस्वरूप अब किसानों के पास कृषि भूमि के छोटे छोटे हैं वो टुकड़े हो गए थे। खेत इतने छोटे हो गए थे कि जिसमें हल चलाना, जिसमें कृषि करना मुश्किल हो रहा था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भूखमरी की स्थितियां पैदा हो रही थी और इस कारण से किसानों ने आंदोलन किया था। अगला पांचवा अपन देखें तो भूमि की बेदखली। लगातार अकाल, प्राकृतिक प्रकोप के कारण जब किसान कृषि का कार्य करने के बावजूद भी समय पर राजस्व नहीं दे पाते थे, उत्पादन नहीं होता था, तो किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। किसानों को शोषण सहना पड़ता था। महाजन वर्ग, पूंजीपति वर्ग किसानों से अधिकाधिक कर वसूलते थे। किसान चुपचाप सहन करता था। किसान की भूमि छीन ली जाती थी। इस कारण किसानों का आक्रोश है वो बढ़ रहा था। अगला है किसानों की ऋणग्रस्तता। तो देखिए, उस समय किसान के पास कोई बड़ी आय नहीं थी। किसान सेठ साहूकारों से ऋण लेकर अपना जीवन यापन करते थे
और इस ऋण से किसान हमेशा दबे रहते थे। किसानों की हालत खराब रहती थी। किसानों के ऋण पर सेठ साहूकार मुंह मांगा ब्याज लगाते थे और किसान उससे है वो पीड़ित था। इसके अलावा अगला है कृषि विकास में ठहराव आना, अर्थात कृषि में कोई नई तकनीकी उर्वरक बीज व खाद न होने से कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी की बजाय कमी हो रही थी और इससे किसान दुखी था। किसान अपना सब कुछ लगाकर कृषि करने लगा, लेकिन उसका उत्पादन है वो घट गया। ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में एक पठार सा है वो आ गया था। धन्यवाद।